लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके यहाँ सेशन लेके, जिसमें आज हम बात करेंगे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें हिंदी विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था। आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन हल निकालेंगे, जिससे कि अगर आपको आने वाले सेमेस्टर एग्जाम, चाहे आपके डीएलएड हो, बीएड हो या कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है और उसमें हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है तो आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग 2016 से 22 तक के सभी प्रश्न पत्रों के सोल्यूशन की वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाइए उसको देखिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बात करते हैं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की, तो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र 1 घंटे का होता है, 25 नंबर का। पहले 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय होते हैं, फिर लघुत्तरीय होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। देखिए, पहला प्रश्न है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, यानी हमें ऐसी विशेषता बतानी है जो उससे संबंधित नहीं है देवनागरी लिपि से। पहला ऑप्शन जो है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि की व्यक्त होती है। देखिए, ये जो पहला वाला है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये विशेषता है। एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम होता है, भ्रम नहीं होता है, ये भी विशेषता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ये सभी विशेषताएं हैं। और अगर यहाँ पे लिखा होता शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक होता है, अलंकरण के लिए नहीं होता है, तब ये भी विशेषता हो जाती है। लेकिन प्रश्न है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो लिखा है शिरोरेखा का प्रयोग केवल अनावश्यक अलंकरण के लिए होता है, यानी यही वाला सही होगा, आवश्यक रूप से होता है, अलंकरण के लिए केवल नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके पहले ऑप्शन है व्यंजन, शब्द, स्वर या वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, यानी द वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्णमाला का आशय है शब्दों के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या शब्द रचना से। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित सुसंगठित एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो आपके ऑप्शन है 55, 52, 50, 48। तो जो 52 है, ये हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या है। अगला प्रश्न है अयोगवाह है विसर्ग, अल्पप्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो अल्पप्राण जो है स्पर्श व्यंजन में जो है पहले और तीसरे पांचवें जो लाइन होती है, पहला तीसरा पांचवा समूह होता है, वो अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण में जो दूसरा और चौथा वो महाप्राण होता है। संयुक्त व्यंजन आपका छात्र, ज्ञा, शा, ये संयुक्त व्यंजन होता है। और अगर हम बात करें अयोगवाह की, तो ये जो विसर्ग होता है ये अयोगवाह होता है। अयोगवाह के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, अंग, आहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आपका बहुविकल्पी समाप्त हो गया। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखना है। देखिए, व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए आप लोग। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, उसके बाद में होता है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये 4 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो आपके का, खा, गा, घा, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन आपका या, रा, लावा होते हैं। और उस व्यंजन सा, शा, साहा होता है, यानी दंत सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और हा, ये आपके उस व्यंजन होते हैं। संयुक्त में छा, त्र, ज्ञा और शा, ये आपके संयुक्त में आते हैं। तो ये 4 प्रकार के आपके व्यंजन होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन में का स्थान अलग होता है, टालू होता है, पावर का ओष्ठ होता है। अंतस्थ में जो है इनको बोलने में जो है हमारी जीवा कहीं टकराती नहीं है, सीधे मुख से वायु निकलती है। उस व्यंजन में शा, सा, साहा, इनको बोलने से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें उस व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो 2 वर्णों से मिलकर बना हो, जैसे का, जैसे आप देखिए संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, इसमें छा है, तो छा ये का और शा से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन 2 से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त व्यंजनों को लिखिए। देखिए, संयुक्त व्यंजन आ गया। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे छा है, छा किससे किससे मिलकर बना है? तो ये देखिए, छा जो है का प्लस सा से मिलकर बना है, ये वाला सा।
ये जो पहला वाला वर्ड रहेगा, ये इसके नीचे हलंत लगाएंगे। कई लोग दोनों के नीचे लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। केवल पहला वर्ड आधा रहता है। हलंत लगाने का मतलब होता है कि ये आधा इसका प्रयोग हुआ है। अब अगला है त्रा। इसमें जो है ता और रा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा, इसमें जो है ज्ञा और इया का प्रयोग किया गया है। तीसरा है सा। श्रा जो है ये सा और रा से मिलकर बना है श्रा। तो ये 4 प्रकार के हैं, छात्रा, ज्ञा, श्रा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छा वर्ड किसके संयोग से मिलकर बना है? तो अभी आप लोगों ने देखा छा जो है ये का और मूर्धन्य सा से मिलकर बना है छा, याद रखिएगा आप लोग। अब अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द का आ से लिखिए। तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे धरती की बात करें तो इसका भूमि हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा। ये सभी केवल धरती की बात कर रहे हैं। तो जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं वो समानार्थी शब्द हैं। अब व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। यानी स्वरों का उच्चारण करते समय हमें किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा यही है। अब अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मैं बता चुका हूँ आपको, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखना है हमें। तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कौशल होते हैं: बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। ये चार प्रकार के कौशल होते हैं हिंदी भाषा में, याद रखिएगा आप लोग, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न है विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, विराम चिन्ह पहले जानते हैं विराम क्या होता है। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। तो भाषा बोलते या लिखते समय हम कई जगह पे हमें विराम की आवश्यकता होती है। अगर हम वहाँ पे रुकते नहीं हैं तो उसका सही भाव या अर्थ नहीं निकल पाता है। तो जहाँ पे रुकते हैं उस जगह पे हम कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में, याद रखिएगा। विराम चिन्ह 11 प्रकार के हैं। विराम चिन्हों की संख्या 11 है। इसमें अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इस प्रकार से कुल मिला के 11 हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारकों के नाम लिखिए। तो अशुद्ध उच्चारण के जो 4 कारक हैं मुख्य रूप से मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले है 4 कारकों में जो है वर्णों का उच्चारण स्थान ना पता होना, उच्चारण स्थान की जानकारी ना होना। दूसरा आप लिख सकते हैं कि क्षेत्रीयता का प्रभाव होना, क्षेत्रीयता का प्रभाव। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है शुद्ध वर्णों को भी गलत तरीके से बोला जाता है, तो उससे बच्चे गलत सीख लेते हैं। अब शारीरिक विकार का होना, इससे भी उच्चारण में जो है दिक्कत आती है। और दूसरा है कि उच्चारण के मूल अवयवों की जानकारी ना होना, जैसे स्वराघात, लय, ताल, मूल अवयवों की जानकारी ना होना। ये 4 कारक हैं जो अशुद्ध उच्चारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। देखिए सबसे पहले तो उन्हें अभ्यास कराया जाना चाहिए, कक्षा में अभ्यास कराना, बोलने का अभ्यास कराना, और उच्चारण वर्णों का शुद्ध उच्चारण स्थान की जानकारी देना। जो आपने वहाँ पे कारण लिखा है उसको उल्टा करके आप इसके जो है सुधार में लिख सकते हैं। शुद्ध उच्चारण की जानकारी देना, उच्चारण स्थानों की जानकारी देना, और शारीरिक विकार को सही करा देना, इसका उपचार कराना शारीरिक विकार का। और फिर आप लिख सकते हैं कि जो उच्चारण के जो मूल अवयव हैं जैसे स्वराघात, लय, ताल, इनकी भी जानकारी देना। ये सभी आप जो है छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को सुधार, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देकर अशुद्ध उच्चारण का सुधार कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशल का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए छात्रों में जो अपेक्षित लेखन कौशल का विकास है, सबसे पहले तो उनसे सुलेख लिखवाया जाए। ये जो प्राथमिक कक्षाओं में यही किया जाता है, सुलेख लिखेंगे तो उनका लेखन कौशल सही होगा। और अगर बात करें तो जो है कुछ शिक्षण लेखन की विधियां हैं, लेखन शिक्षण की विधियां, जैसे आपके रॉक स्टार हो गई,
पेस्टोलॉजी हो गई, पेस्टोलॉजी, रॉक स्टार, अनुश्रवण, अनुश्रवण विधि यानी किसी का देख के लिखना, अनुकरण माफ कीजिएगा, अनुश्रवण नहीं है, अनुकरण है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं रेखा विधि। ये सभी जो है लेखन की जो है विधियाँ होती हैं, इनसे अपेक्षित लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। अब अगर अगले प्रश्न की बात करें हम, अगला प्रश्न है लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए लेखन शिक्षण की विधियाँ आ गई, तो लेखन शिक्षण की विधियाँ यही होती हैं, रेखा विधि, पेस्टोलॉजी, रॉक स्टार, अनुकरण और मनोवैज्ञानिक विधि। ये सभी जो है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक विधि। तो याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्धविराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक एक उदाहरण भी देना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अर्धविराम की। तो ये जो कामा होता है आपका इंग्लिश में, ये होता है अर्धविराम, और पूर्ण विराम यानी ये होता है जो सामान्य लाइन होती है। तो वाक्यों को बोलते समय कई बार हम दो शब्दों के बीच में कुछ ठहराव लेते हैं, वहाँ पे जो है अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे ये हो गया रुको मत जाओ, यहाँ पे देखिए अर्धविराम का प्रयोग हो रहा है, और इसी अर्धविराम का जगह बदल देंगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। अगर हम ये अर्धविराम उठा के यहाँ पे लगाते हैं रुको मत जाओ, तो देखिए ये है अर्धविराम का प्रभाव। यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है कि रुको मत जाओ यानी रोका जा रहा है, दूसरे में रुको मत यानी रोका नहीं जा रहा है, जाओ, ये अर्धविराम हो गया। अब पूर्ण विराम की बात करते हैं। किसी भी सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, राम राजा थे, यहाँ पे देखिए अब लास्ट में पूर्ण विराम। तो ये होता है अर्धविराम पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से 2018 का पेपर समाप्त हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से